हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध कला के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति की जीवन परंपरा विद्यमान है। आपका जो ये निबंध है कुटज, इनके निबंधों में हम देखेंगे कि बुद्धि और हृदय का सफल सामंजस्य हुआ है। इनके जो निबंध हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद हैं, तो हम उनको विभिन्न प्रकार के शीर्षकों से विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने जो निबंधों की उनकी जो विविधता है उसके साथ साथ उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गहन अनुभव, गंभीर चिंतन, विशिष्ट दृष्टिकोण और रोचक शैली के भी हमें दर्शन होते हैं। तो उनकी जो निबंध कला है वो अत्यंत विशिष्ट है। द्विवेदी जी की निबंध कला बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व और शैली की दृष्टि से विशेष सराहनीय है। अतः उनके सम्यक विवेचन के लिए हमें इन्हीं तत्वों का अध्ययन करेंगे और इससे यह हमें पता चलेगा कि द्विवेदी जी की निबंध शैली किस प्रकार थी या द्विवेदी जी की निबंध कला किस प्रकार है। पहला बिंदु है बुद्धि तत्व। बौद्धिकता निबंध का अनिवार्य तत्व है। विचारात्मक निबंधों में तो बौद्धिकता ही उसका मूलाधार होती है। डॉक्टर द्विवेदी जी के निबंधों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि उसमें बुद्धि तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। द्विवेदी जी ने बुद्धि तत्व को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि किंतु अब मशीनों के उत्पाद ने दुनिया बदल दी है। कवि सम्मेलन के अखाड़ेबाज कवि ऐसी बहुत सी बातें अब भी कविता के माध्यम से बोलते जा रहे हैं, जिनमें से बहुत सी किसान सभा या हिंदू सभा के मंच पर गद्य से बोली जा सकती हैं। बुद्धि तत्व का हम एक और उदाहरण देखेंगे। बच्चों, ये ध्यान देने योग्य कि हम केवल कुटज निबंध का ही इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने जो भी आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ से ही सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि उनकी निबंध शैली कैसी थी, क्योंकि किसी भी आलोचक की निबंध शैली केवल एक निबंध के आधार पर नहीं है। इसलिए हम ये देखेंगे कि द्विवेदी जी ने विभिन्न प्रकार के जो निबंध लिखे हैं उनमें उनकी जो भी क्षमता उभर कर आई है, विशिष्टता उभर कर आई है, वो किस प्रकार है। समाचार पत्रों और विशेष रूप से मासिक पत्रों ने कवि सम्मेलनों की कमर तोड़ दी है। ये किसका कथन है? द्विवेदी जी का। तो यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने बुद्धि तत्व की यहाँ पर झांकी प्रस्तुत की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यही बुद्धि तत्व हमको एक निबंध में और मिलता है। वो ये लिख रहे हैं कि इस सिद्धांत ने कर्म के सामूहिक उद्देश्य के क्षेत्र में हिंदुओं को बाधा पहुंचाई है और उनकी मनोवृत्ति को विच्छेद प्रवण बनाने में सहायता दी है। जब प्रत्येक कार्य का निश्चित और न्याय संगत कारण है तो किसी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का सवाल ही नहीं उठता, और जब विद्रोह करने की भावना दब जाती है तो जाति स्थिर भाव से अधपतन की ओर बढ़ती है। हिंदू साहित्य और समाज का ये पहलू सचमुच ही बहुत सोचनीय है। तो ये कथन है उनका बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इससे हमें ये पता चलता है कि उनमें कितना बौद्धिक कौशल था कि जो वो लिख रहे हैं हमको बुद्धि से हमें सोचना पड़ता है कि वास्तव में इन्होंने कितनी गहरी बात लिख दी है। अगला बिंदु है अनुभूति तत्व। अनुभूति तत्व से निबंध प्रौढ़, परिष्कृत, गंभीर और गौरवपूर्ण बनते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में इस तत्व का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से किया गया है। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में इस तत्व को बखूबी और सर्वाधिक मात्रा में देखा जा सकता है। बसंत आ गया, शिरीष के फूल, देवदारू, कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन में अनुभूति तत्व को प्रचुरता से देखा जा सकता है।
बच्चों, ये जो द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे हैं, जो मैंने भी आपको बताए कि वसंत आ गया, शिरीष के फूल, है ना, अशोक के फूल, कुटस, देवदारू आदि आदि जो निबंध लिखे हैं, उसमें गहन अनुभूति हमें दिखाई देती है। आपने कुटज निबंध अवश्य पढ़ा होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, तो आपको जगह जगह अनुभूति का एहसास हुआ होगा कि किस प्रकार से उन्होंने गहनता के साथ अनुभूति तत्व का चित्रण किया है। आपको अनुभव होगा, क्योंकि मैं सारांश में आपको बता चुकी हूँ कुटज का कि किस प्रकार से शिवालिक की पहाड़ियों का उन्होंने चित्रण किया है, किस प्रकार से कुटज वहाँ पर वृक्ष जो उगा हुआ है। तो आपको एक अनुभव होगा कि उन्होंने किस प्रकार से एक चित्र उपस्थित करके हमारे हृदय को उन्होंने एक नई प्रकार से झकझोरने का प्रयास किया है कि एक साधारण सा जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से जीवन जीता है। एक प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने कुटज के माध्यम से बताया। अगला बिंदु है कल्पना तत्व। कवि की तरह निबंधकार भी कल्पना के सहारे अगम्य और अगोचर पदार्थों का चिंतन एवं मनन करते हुए नई नई शब्द सृष्टि किया करते हैं। आचार्य द्विवेदी के निबंध भी इसके अपवाद नहीं है। जन्मभूमि के महत्व की कल्पना करता हुआ लेखक छाता नामक गांव के संबंध में अद्भुत कल्पनाएं कर गया है। इसी प्रकार द्विवेदी जी मानव की जीवनी शक्ति के बारे में कल्पना करते हैं। मानव की जीवनी शक्ति को लेखक ने एक तीव्र, दुर्दम एवं निर्मल धारा बतलाया है, जो नदी की वेगवती धारा के समान अपने अंतर्गत सभी कुछ बहाती हुई विशुद्ध और निर्मल रहती है। द्विवेदी जी का कथन देखिए, जिसमें हम इस कल्पना तत्व को देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कितने सुंदर सुंदर चित्र अपने निबंधों में उभारे हैं। जैसे वो कहते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती वह जीवन धारा आगे बढ़ी है। तो इस कथन से ही हमें पता चलता है कि द्विवेदी जी में कितनी गहन कल्पना शक्ति थी कि उन्होंने एक सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार से समाप्त होती जा रही है, यानी बदलती जा रही है पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप, तो उसका उन्होंने चित्रण किस प्रकार से अपने शब्दों के द्वारा किया है। अगला बिंदु है अहम तत्व। अहम तत्व से तात्पर्य निबंधकार के व्यक्तित्व से है। व्यक्तित्व निहित द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। उनके अनेक निबंधों में अहम तत्व की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। गतिशील चिंतन शीर्षक निबंध की ये पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ, जिससे उनका व्यक्तित्व उभर कर आता है। लिखते हैं द्विवेदी जी, मैं सोचता जाता था, मेरा रथ आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर समाजवाद इतना प्रिय और आकर्षक सिद्धांत क्यों है? साथ ही मेरे मन में सवाल उठा, दवाइयाँ पेटेंट इतनी लोकप्रिय क्यों? दवाइयाँ जो पेटेंट हो जाती हैं वो लोकप्रिय होती हैं। तो यहाँ उनका ये देखिए अहम भाव, उनकी जो सोच है, उनका जो व्यक्तित्व है, ये उभर कर आता है कि मैं सोचता जाता था, मेरा रथ आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर समाजवाद इतना प्रिय और आकर्षक सिद्धांत क्यों है? साथ ही मेरे मन में सवाल उठा, दवाइयाँ पेटेंट इतनी लोकप्रिय क्यों? क्या इन दोनों में कोई समानता है? किसी अखबार को खोलिए, उसके अधिकांश पन्ने दो ही प्रकार के संवादों से भरे मिलेंगे, कहीं पर समाजवाद के और कहीं पर पेटेंट दवाइयों के। साधारण जनता उलझनों में पड़ना नहीं चाहती, वह सस्ता और सहज मार्ग खोजती है। समाजवाद शायद ऐसा ही मत हो, पेटेंट दवाइयाँ शायद ऐसी ही दवाइयाँ हों।
अगला बिंदु आएगा बच्चों शैली तत्व। द्विवेदी जी की निबंध कला में शैली तत्व को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। द्विवेदी जी ने अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं और उन्होंने विविध शैलियों का प्रयोग भी किया है। उनके द्वारा जो प्रयुक्त शैलियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: समीक्षात्मक शैली, वार्तामूलक शैली, वक्तृत्व शैली, चिंतन मूलक शैली, विक्षेप शैली, तरंग शैली, विवरणात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, आत्मपरक शैली, व्यंग्य शैली और विनोदपूर्ण शैली। उनके निबंधों में इन शैलियों को बखूबी देखा जा सकता है। इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला विशिष्ट है, उसमें उपयुक्त सभी शैलियों का समायोजन हुआ है।